ले बेटा, कल इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस किया था हमने, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन तो मेरे बच्चे हमने देख ली, तो सादी सी बात है। लेकिन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के अंदर मेरे बच्चे काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी पॉइंट्स हैं इनमें। मेरे बच्चे अगर हम डिस्कस करें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये लास्ट वाला, इस पर कई दफ़ा सवाल आया हुआ। इसी तरह मेरे बच्चे जो इंडेप्टेडनेस है उसके ऊपर भी बड़ी दफ़ा सवाल आया हुआ। तो ये अक्सर वो मोस्टली करता ही क्या है, एक पॉइंट के ऊपर वो छोटा सा सिनेरियो बना देता है, दो दो तीन तीन नंबर के। तो मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से करना है, बड़ी सोच समझ के कि कहाँ पे बाकी अदर कंपनीज भी शामिल हैं। इसमें बड़ा अहम जो चीज़ है ना मेरे बच्चे, वो ये थी कि अगर अगर आप ये देखें, इस मामले में हमने डिस्कस किया था, ये जो जे पॉइंट है यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हों या उसके एसोसिएट के शेयर्स, तो आपके पास हो, आपके स्पाउस के पास हो, मैरिड चिल्ड्रन के पास हो, या आपकी फर्म के किसी भी पार्टनर के पास हो, तो मेरे बच्चे आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो। और अब फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एसोसिएट कंपनी है उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जब ये सवाल पूछा जाता है तो आपको जाहिर बात है वहां पे वो एसोसिएट वाला ताल्लुक भी बना के देते हैं। और उस ताल्लुक को समझना, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लें कि आप सीएफई में किसी बंदे के शेयर्स हैं और वो इसके लिए तो वैसे डिस्क्वालीफाई है। लेकिन अज्यूम कर लें कि ये उस बंदे को सीएफई में अपॉइंट नहीं किया जा रहा, किसी और कंपनी में अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उस कंपनी में उसके उसके माइनर चिल्ड्रन के पास 20% शेयर है, और अज्यूम कर लो उसकी जो स्पाउस है वो सीएफई में डायरेक्टर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये एसोसिएट है। तो इसलिए मेरे अच्छे तरह थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एसोसिएट की डेफिनेशन है ना उसके अंदर भी इसी तरह ही कि उस बंदे के पास खुद के पास शेयर्स हो 20% या उससे ज्यादा, उसके माइनर चिल्ड्रन के पास हो या स्पाउस के पास हो। तो इस तरह की बातें मेरे अच्छे, ये आपने एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा इस पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किए थे, इसकी एक एक्सेप्शन भी थी। यानी कि जब इस पॉइंट के अंदर आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा, आपने फौरन से ये नहीं कहना कि ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। हमने डिस्कस किया था कि आपने उसको मौका देना है। आपने कहना है कि अगर ये शेयर्स हैं तो 20 डेज के अंदर, ये पहले नंबर पे तो इस फैक्ट को वो डिस्क्लोज कर दे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कि भैया मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरे या मेरे स्पाउस या हमारे चिल्ड्रन के पास शेयर्स हैं, या मेरे किसी बिजनेस पार्टनर के फर्म के पार्टनर के पास, एक तो फैक्ट को डिस्क्लोज कर दे और फिर 20 डेज के सॉरी 90 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। तो ये दो काम मेरे बच्चे लाजमी बताने हैं। अगर ये दो चीजें बताएंगे तो नंबर मिलने हैं। खाली ये नहीं मिलने के देखें जी ये आपस में एसोसिएट हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो, नहीं नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं अभी, फौरन से तो बोल ही नहीं आपने। उसको बताना कि अगर 90 दिनों के अंदर नहीं वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, सारी बात है, फिर डिस्क्वालीफाई होंगे। और एक और चीज दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कोई बंदा जब ऑडिटर बन गया, ऑडिटर बनने के बाद इस तरह की कोई भी चीज आ जाए, जितने पॉइंट आपने पढ़े हैं, वो फौरन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और फिर उसको 90 दिनों की मोहलत नहीं मिलनी। अगर ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद उसने शेयर्स खरीदे और ये ताल्लुक बना है इस तरह का जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन, उसको 90 दिनों की मोहलत नहीं है। ले बेटा, तो यहां तक हमने इसको रीड किया था। कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो कि सर उसको रिपीट किया जाए तो बता दो, क्योंकि मेरे बच्चे याद करना है आप लोगों ने और अच्छे तरीके से। बाकी इसकी सही प्रैक्टिस होगी पास पेपर से, जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही से पता चल जाएगा कैसे पूछना और कैसे करना। ले बेटा, कहता है कि पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर of a company if he is due to the above mentioned disqualification is disqualified for appointment as auditor of any other company which is that company's subsidiary, holding company or subsidiary of that holding company। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, यानी कि अगर कोई बंदा किसी वजह से भी किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है, किसी वजह से भी, जो ऊपर इतनी सारी डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी है, मान लो ये मिस्टर ए, ये मिस्टर ए इस कंपनी ए लिमिटेड का ऑडिटर नहीं बन सकता, तो याद रखिएगा ये इसकी होल्डिंग का ऑडिटर भी नहीं बन सकता, इसकी सब्सिडरी का ऑडिटर भी नहीं बन सकता, और होल्डिंग की सब्सिडरी का ऑडिटर भी नहीं बनता। इन सब के लिए मेरे बच्चे ये क्या होगा, ये डिस्क्वालीफाई होगा। और मोस्टली वो क्या करता है, इस तरह का सिनेरियो आपको देते हैं। एक कंपनी है, मान लो कि एक बंदा उसके लिए डिस्क्वालीफाई है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट किसी और कंपनी के लिए हो रही है, और पता चलता है ये जो कोई और कंपनी जिसमें उसको अपॉइंट किया जा रहा है, ये उस कंपनी की सब्सिडरी है जिसके लिए ये डिस्क्वालीफाई है। तो फिर आप, बहुत ज्यादा सवाल मेरे बच्चे इस पॉइंट से बनते हैं। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। अगर कोई बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है, ऊपर की डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से जितनी लिस्ट आपने पढ़ी है, उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई है, उसकी सब्सिडरी के लिए भी, और होल्डिंग की सब्सिडरी के लिए भी। एसोसिएट की बात नहीं हुई यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आप। यानी कि अगर बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई है, ये नहीं कि उसकी एसोसिएट के लिए भी डिस्क्वालीफाई है। हाँ, शेयर्स के मामले में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बंदे के पास शेयर्स हों किसी एसोसिएट के, चाहे किसी कंपनी के, यानी कि किसी भी, यानी कि वहां पे ये तो नहीं कि एसोसिएट के उस लिहाज से
यानी कि ये डिस्कस किया था कि अगर उसके पास उसकी बीवी या बच्चे उसके उस कंपनी के शेयर हो या उसकी किसी भी एसोसिएट के शेयर हो तो वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे जो कंपनी, एक बंदा एक कंपनी का डिस्क्वालीफाई तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग की सब्सिडरी, ये तीन कंपनियां मेरे बच्चे आपने लाजमी वहां पे चाहे उसको वैसे बना लिया करना कि अगर कोई बंदा अच्छा इस कंपनी के लिए वो डिस्क्वालीफाई है, मान लो मैंने भी इसी तरह सोच के इसको वो किया, कभी भी जब सवाल आएगा वो हमेशा आपने ये चीज ड्रॉ कर लिया करनी, आपने देखा करना कि अच्छा इस कंपनी के लिए वो डिस्क्वालीफाई, जो डिस्क्वालिफिकेशन हैं ऑडिटर पॉइंट होने के बाद आ गई तो वो बंदा फौरन से क्या कंसिडर होगा, उसका ऑफिस वोकेट कंसिडर होगा। और ये पढ़ क्या रहे हो भला, कंपनी एक्ट 2017, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे, ये कंपनी एक्ट 2017 पढ़ रहे थे। A person who is not qualified to be an auditor of a company act as auditor of a company, तो आगे उसको सजा बताई जा रही है। ऑडिटर को एहतियात करने की बात की जा रही है कि भैया अगर आप किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो तो आप एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस आपने क्या करना है कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर एक्सेप्ट कर भी सकता हूं कि नहीं, कहीं मेरे ऊपर कानूनी तौर पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं। लेकिन अगर आपने डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए भी उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। याद है वो बचपन के अंदर हम कंपनी लॉ के अंदर पेनल्टीज लेवल 1, 2 और 3, लेवल 1 100 से बात शुरू हो गया हजारों तक, और लेवल 2 हजारों से बात शुरू हो गए लाखों, और लेवल 3 में फिर बात लाखों से शुरू हो गए मिलियंस में जाती थी। तो ये लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन। अब याद करें एक चीज हमने डिस्कस की थी, कहाँ कहाँ पे एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करता है। 4 जगह हम पढ़ के आए थे जहाँ पे एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करता है कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट ना हुआ हो 90 दिनों के अंदर, उसके बाद कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के अंदर फिल ना हुई हो, और जो ऑडिटर अपॉइंट होना है उसके अंदर एजीएम के अंदर वो ना अपॉइंट हुआ हो, और फिर कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ हो और वो अनविलिंग हो। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक और भी है, वो आगे जाके आपको आएगा पॉइंट, इस पॉइंट को भी उठा के आप उसके साथ पांचवा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा कमीशन फिर एक बंदे को एक जगह पे ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहा है। करेक्ट, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन। अगर कंपनी किसी अनक्वालिफाइड, देखो पहले तो ऑडिटर ने एहतियात करनी है कि किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई है। अगर उसने ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। फिर अगली बात वो क्या बता रहा है, वो कहता है कि अगर मान लो कि कंपनी के लिहाज से भी अगर कंपनी ने किसी इस तरह के डिस्क्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो उसकी जगह पे नया ऑडिटर फिर कंपनी को अपॉइंट करने की इजाजत नहीं होगी, वो एससीसीपी आके अपॉइंट करेगा। यार तो ये पांचवा पॉइंट है कि कब कब एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करेगा, वो पांचवा पॉइंट यहाँ पे आगे हमें मिला। बेटा ये कोशिश करना है आज का ये लेक्चर, इसको जितना हुआ है उसको भी जरा सुनिएगा। ले बेटा, अगेन दोबारा बता रहा हूं कि इस पॉइंट के अंदर क्या बताया उसने, दो चीजें हैं। पहले नंबर पे तो ऑडिटर ने एहतियात करनी है किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और ये गलती कर ली तो उसको लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। यकीन कर मेरे दिमाग में आपकी वो तस्वीर आ रही थी और वो सवाल आ रहा था जो कभी आपने पूछा था कि सर वो पांचवा कौन है जो एससीसीपी अपॉइंट करता है, क्योंकि 4 तो वहां पे लिखे हुए थे कि कब कब ऑडिटर एससीसीपी अपॉइंट करता है। तो आपने कहा था कि वो सर वो एक और भी आपने कहा था वो पांचवा वो कौन है। बिल्कुल, तो ये वो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी पहुंच नहीं है। टाइमो टाइम आया करो। कल कहाँ पे थे? हाँ सॉरी माजरत, देखो 15 मिनट तक आपने बताई थी ना, 9:15 तक। मैं उनको कहता हूँ कि 5 मिनट क्यों लगा रहे हैं, सुबह टाइम पर आया करें। सारी बात है, सुबह वो लेट आते हैं, ऐसे ही है ना। तो अपना अपना काम सही तरीके से करें सारे टीचर्स, अगरचे वो प्रिंसिपल, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि सर टाइम पर आए। ले बेटा, तो अगर ऑडिटर ने गलती कर दी और ऐसी कंपनी का ऑडिटर बन गया जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई था तो लेवल 2 की पेनल्टी। और अगर कंपनी ने किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो मेरे बच्चे फिर कंपनी को दोबारा उसकी जगह पे ऑडिटर अपॉइंट करने की इजाजत नहीं है, बल्कि कौन अपॉइंट करेगा, एससीसीपी अपॉइंट करेगा। यानी कि अगर डिस्क्वालीफाइड पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो गया हो तो उसकी जगह पे भी एससीसीपी ऑडिटर अपॉइंट करेगा। तो ये पांचवा पॉइंट मेरे बच्चे आपने जाकर उन 4 के साथ इसको ऐड कर लेना है। नहीं बेटा, ये बात अगेन दोबारा से बता रहा हूं, अगर कोई बंदा किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी और उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई होता है। और ये वाला आपने जो मैप सा है ये हमेशा बना के रखना, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। और पेपर के अंदर भी चाहे वहां पे तो पहले साइड पे जहां पे कोई सिनेरियो हो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर हमें छोटा सा लेड पेंसिल साथ रखा करें, एक रबड़ भी साथ रखा करें, अगर कहीं पे हुआ तो थोड़ा सा साथ ही उसको, इतना मसला तो नहीं होता वैसे, इतने जालिम भी नहीं वहाँ के एग्जामिनर, लेकिन फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह की चीजें।
हम लोग तो कर लिया करते थे, लेकिन आप लोगों का हमें नहीं पता। अल्लाह माफ करे, फिर क्या हुआ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कैंसिल करेंगे ना, अगले 6 महीने बाद फिर आ जाता है क्या रौला। लेकिन जो देने वो तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो कि पास हो जाए। लेकिन आंसर शीट के ऊपर कुछ नहीं करना। ले बेटा, बच्चों वाली बातें, बड़ों वाली बातें खत्म होगी, अब बच्चों वाली बातें। राइट्स ऑफ ऑडिटर्स, वैसे भी सादा अल्फाज में याद करें, बचपन के अंदर हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, और पार्टनरशिप के अंदर बल्कि चले पार्टनरशिप ही की बात हो रही थी कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर के जो राइट हैं वो दूसरे पार्टनर की ड्यूटी है, और जो एक पार्टनर की ड्यूटी है वो दूसरे पार्टनर का राइट हुआ करता है। इस तरह की बात वहां पे आपको नजर आती थी। तो सेम उसी तरह की मिलती जुलती बातें यहाँ पर भी होंगी, मिलती जुलती, ये नहीं कि सारी की सारी वैसे। यहाँ पे लेकिन एक थोड़ा सा कमाल भी है। वैसे तो पीछे आप पढ़ के है ना, वो मैनेजमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने क्या करना है, उसको ऑडिटर को एक्सेस देनी है, वो इन्फॉर्मेशन मांगनी, जो मांगे उसको वो प्रोवाइड करनी है, और जिन बंदों तक एक्सेस मांगे वो प्रोवाइड करनी है, वो सारी इस तरह की बातें हम पढ़ के आएंगे। लोड़ा यहाँ पे तो देखिएगा, राइट्स ऑफ ऑडिटर और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये दो तरह की चीजें मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे। पहले राइट्स ऑफ ऑडिटर देखिएगा मेरे बच्चे। वैसे तो ये पॉइंट भी सही है, लेकिन बस हम इसको साथ साथ रीड करते जाते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डबल दफा पढ़ें। कहता है ऑडिटर ऑफ ए कंपनी हैज ए राइट, और ये सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके दोबारा पढ़ेंगे। किस चीज का राइट है मेरे बच्चे, याद है वो कंपनी की ड्यूटी थी कि उसको एक्सेस दे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक। तो मेरे बच्चे ये वो कंपनी की ड्यूटी थी, और ऑडिटर का क्या था, राइट है। तो यही पॉइंट है मेरे बच्चे, ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम, यानी कि जब ऑडिटर पॉइंट हो गया हर वक्त, ये नहीं कि आखिरी दिनों के अंदर ही जाके, जब वो ऑडिटर पॉइंट हो गया उसके बाद वो जब चाहे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वॉचर वगैरह इन वट एवर फॉर्म दे आर हेल्ड। इसका मतलब क्या है, चाहे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में पड़े हों, चाहे वो हार्ड फॉर्म के अंदर पड़े हों, जिस मर्जी शक्ल के अंदर पड़े हों, उनको एक्सेस देनी है। अगर कंप्यूटर में तो कंप्यूटर के एक्सेस दो, वैसे है हार्ड फॉर्म में पड़े हो तो वहां पे उनके रजिस्टर जहां पड़े हो वहां तक एक्सेस हो। कहता है कि ऑफ एक्सेस टू सच कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंड द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एज हैव बीन ट्रांसफर्ड। याद है बचपन के अंदर जब सी लॉ आपने पढ़ा था, तो सी लॉ में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहां पे मेंटेन करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। लेकिन वहीं भी आपने एक चीज डिस्कस की थी कि सर अगर उसकी कोई ब्रांच हो तो ब्रांच क्या करेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्रांच अपनी जो अकाउंट्स है वो ब्रांच पे ही मेंटेन करेगी, लेकिन उसके समराइज रिटर्न बना बना के पीरियडिकली उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजती जाएगी। ये बात आपने वहां पे पढ़ी थी वो कानूनी तौर। तो ये वही बात कर रहा है मेरे बच्चे, जब ये ऑडिटर वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर बैठा हुआ ये चीजें चेक कर रहा होगा, क्योंकि बुक्स अकाउंट्स मेंटेन ही कहाँ पे हो रही थी, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। बोला था बात कि आपने सी लॉ के अंदर ये भी पढ़ा था कि अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर ले तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पर भी बुक्स अकाउंट्स रखी जा सकती है। लेकिन जहां पे भी बुक्स अकाउंट्स पड़ी होंगी तो ब्रांच का रिकॉर्ड भी वो समराइज रिटर्न वहीं पे पड़े होंगे। तो ऑडिटर को यही बात बताई जा रही है कि भाई जितनी वहां पे बुक्स अकाउंट्स वगैरह पड़ी हुई है वो भी, और वो ब्रांच के जो एक्स्ट्रा टाइम हुए वहां पे उनको भी वो क्या कर सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि उन तक भी उसकी एक्सेस होगी। उसके बाद टू रिक्वायर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन टू प्रोवाइड हिम विद सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एज, ऊपर तो एक सिंपल सी बात लिखी हुई थी ना उनकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कि उन्होंने उन बंदों तक भी एक्सेस देनी है जिन बंदों के पास कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, ऑडिटर उनसे मिलना चाहता हो। तो यहाँ पे उन बंदों का भी बता रहे हैं मेरे बच्चों, वो हैं कौन से, वो कौन से लोग हैं जो ऑडिटर जिन तक एक्सेस मांग सकता है, और फिर कंपनी की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको इस तक एक्सेस है। तो कौन कौन से लोग हो सकते हैं मेरे बच्चे। कहता है कि डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये तो सिंपल सी बात, इस कंपनी अगर आप सीएफई का ऑडिट करने आए हो और आप सीएफई के किसी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय से मिलना चाहते हो, उसकी एक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको मिले। उसके बाद एनी पर्सन होल्डिंग आर अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वॉचर्स। कहते हैं इसके अलावा अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वॉचर किसी भी बंदे के पास पड़े तो उस तक भी एक्सेस। एक तो जनरल सी बात, अगर आपको कंपनी लॉ की वो बात याद हो कि जो लिस्टेड कंपनी है वो अपना इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया करती है, अगर आपको याद हो। अब देखो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल वगैरह की अमाउंट आ रही होती है, अब वो भी तो वेरीफाई करनी है ना ऑडिटर ने। लेकिन उसका सारा रिकॉर्ड, शेयर की अलॉटमेंट, शेयर कितने इशू हुए हैं, उसका ईच एंड एवरीथिंग, वो किसके पास पड़ा होगा, वो इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार के पास पड़ा होगा। तो कंपनी का वो जो ऑडिटर है मेरे बच्चे, उस बंदे तक भी, यानी कि जिस जिस बंदे के पास कंपनी का रिकॉर्ड पड़ा हो उस बंदे तक उसकी एक्सेस, उसका हक है कि उसको मिले। याद रखोगे मेरे बच्चे इस बात को। एनी पर्सन होल्डिंग आर अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज बुक्स, यानी कि जिसके पास भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वॉचर वगैरह पड़े हों उस तक भी उसकी एक्सेस। एनी सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, अगर तो कंपनी की कोई सब्सिडरी, अच्छा यहाँ पे एसोसिएट की बात नहीं हो रही होगी, ये ध्यान रखना। कंपनी और उसकी होल्डिंग की बात भी नहीं हो रही होगी। वो सोचें ये कंपनी, उसकी होल्डिंग तो उसकी वैसे ही बड़ी है ना। तो फिलहाल जिसकी जिक्र हो रहा होगा हम आपने उसी की बात को दिमाग में रखना जितना हो रहा हो जिक्र। तो एनी सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी एंड एनी ऑफिसर एम्प्लॉय आर ऑडिटर ऑफ एनी सब्सिडरी, यानी कि सात अल्फाज में जिस कंपनी का आप ऑडिट करने आए हो उस कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय
उसके बाद उसकी सब्सिडरी तक की एक्सेस, और फिर सब्सिडरी के डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय या जिनके पास भी सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पड़ी हुई वो सारे, यानी कि यही पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए ना, ये वाले दो पॉइंट, उसने ये दोबारा उसको रिपीट किया है सब्सिडरी के लिए। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो ये पढ़ क्या रहे हो बोला, ऑडिटर के राइट्स, कि ऑडिटर के कौन कौन से राइट्स होंगे। तो मेरे बच्चे सादी सी बातें, लेकिन फिर भी अच्छे वक्त का कोई पता नहीं होता। नई स्कीम पास, आखिरी अटेम्प्ट है पुरानी स्कीम की, हो सकता है बात का तो पेपर बनाने वाला वो कहता है कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे जैशी करवा दो, तो कुछ सादी बातें भी पूछी जा सकती है। होप फॉर द बेस्ट इसको कहते हैं, कि हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखें, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहें। उम्मीद अच्छे की रखें, तैयार बुरे के लिए रहें। ये ना हो कि खाली अच्छे की उम्मीद रखते हुए हम बुरे के लिए तैयार ही ना हो, फिर नुकसान होता है। ले बेटा, कह रहा इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अब ये बड़ी कमाल की बात की। याद है बचपन के अंदर जब आपने बिलो पढ़ा था, अच्छा ये मैं बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि आपने फजूल चीजें पढ़ के आए, वो कहीं काम ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वो आपके पता चल जाता है कि कम से कम वो पढ़ा, हमें समझ आ गया। बी लॉ के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो बंदा इंसाफ के लिए अदालत में जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होता है। स्वाय उसकी एक्सेप्शन पड़ी थी वहां पे, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह से, कि वहां पे जो तगड़ा बंदा है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा। अच्छा यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज है, देखिएगा जरा, कि अगर आप सीएफई का ऑडिट करने आए और ऊपर के जो राइट हैं उन राइट से अगर आपको महरूम किया गया, यानी कि किसी बुक्स अकाउंट तक एक्सेस आपको चाहिए थी, वहां तक एक्सेस नहीं दी गई, या किसी बंदे से मिलना था वो बंदे से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे बच्चे, और आप जाहिर बात है चले जाते हैं किसी भी जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है इंसाफ के लिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वैसे हमेशा उसके लिए होता है, उसके ऊपर होता है जो इंसाफ के लिए किसी किसी के दर पे जाए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होता है कि उसने साबित करना है कि उसके साथ कोई अन्याय नाइंसाफी हुई है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर ऑडिटर ने कह दिया कि ये वो बंदा है जिस बंदे ने मुझे यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं दी या इस बंदे तक एक्सेस नहीं दी, तो ऑडिटर को कहा जाएगा कि सर आप साइड पे हो, चल भाई आप आए और अपनी बेगुनाही साबित करें। और अगर वो बंदा अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका तो जाहिर बात है फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और शदीद किस्म की आखिरी वाली पेनल्टी उस बंदे के ऊपर लगाई जाएगी, लेवल 3 की पेनल्टी। याद रखोगे, यानी कि ऊपर के राइट से अगर किसी बंदे ने महरूम किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस बंदे के ऊपर। ऑडिटर को साबित करने की जरूरत नहीं, ऑडिटर बस इल्जाम लगा देगा कि ये वो बंदा है जिसने मुझे ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या रेलिवेंट बंदे से नहीं मिलने दिया, तो फिर वो बंदा अपनी बेगुनाही साबित करेगा जिसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। कहता है कि इफ एनी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी रिफ्यूज आर फेल्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, हाँ अगर कोई कानूनी मामला हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप आए और हमारे बारे में पहले से ही कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की या कोई भी, और हमारे सारे अकाउंट्स वगैरह हमारे हर चीज को उन्होंने वैसे सील किया हुआ, कोई बंदा बुक्स अकाउंट्स को किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, और फिर अगर आप वहां पे जाके वो मांग रहे हो, जैसे चलो मान लो आप इस कंपनी का, सर आप तो फिर ऑडिट ही क्या करने आए हो, अगर सब कुछ सील है, चलो मान लो आप इस कंपनी का ऑडिट करने आए हो, हमारी एक सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी का उसके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग की या कुछ इस तरह की तहकीकात चल रही है, और उसको सबको वैसे ही सील किया हुआ। और आप वहां तक जाओ, वहां की इंफॉर्मेशन लेना भी, आपका हक है, अभी आप राइट्स में पढ़ के आए हो कि उस कंपनी और उसकी सब्सिडरी है, उसके बंदे उसके रिकॉर्ड तक एक्सेस हासिल कर सकते हो। अब वहां पे आप गए तो मेरे उन्होंने कहा कि सर ये सब कुछ सील है, उन्होंने मना किया हुआ, कोई नहीं आ सकता, सारी बात। अब तो एक कानूनी जवाब है कि कानूनी तौर पे अगर ना मिलने दिए जाए वो अलग बात है, यानी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, द ओनर्स, ओनर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ वेयर ऑफ विल लाई ऑन हिम, यानी कि उस बंदे के ऊपर जिसने रिफ्यूज किया है उस ऑडिटर को इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी बंदे तक एक्सेस से, टू अलाउ एनी ऑडिटर एक्सेस टू एनी बुक्स, कोई बात दोबारा सारी वो रिपीट कर देगा। और अगर कोई चीज उसने मांगी और उस बंदे ने उसमें कोई रुकावट पैदा की, उसको खराब करने की कोशिश की, उसमें डिले करने की कोशिश की, तो इस तरह के हालात के अंदर भी वो सारी चीजें उसने बता दी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी जो इसकी हरकत की वजह से ऑडिटर उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस बंदे के ऊपर होगा, और उस बंदा अगर वो साबित हो गया कि वाकई इसने इस तरह की हरकत की है, लेवल 3 की पेनल्टी। याद रखोगे, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। बेटा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बड़ा कमाल का टॉपिक है। कमाल मतलब इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ना, एससीसीपी गवर्नमेंट के इदारे आपको पता कुछ ऐसे ही होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि निकम्मे हैं, लेकिन तकरीबन वैसे ही होते हैं। यानी कि उनको लग रहा होता है कि यार बस हमारा काम भी कोई आके कर दे, हम बस सुकून से बैठे रहें, और उनको सुकून चाहिए होता है। लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी क्यों करते हैं लोग, सुकून के लिए, ताकि काम ही ना करना पड़े और पैसे भी मिलते रहे, पेंशन भी मिले। तो अभी पता चला, वैसे मैं कह रहा हूँ कि पता चला कि वो पेशावर के पुराने वो हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने 85 साल की उम्र में शादी कर ली।
अब देखो, अगर वो मर भी गया, उसकी बेगम को पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि पेंशन गवर्नमेंट से नहीं जानी चाहिए, बंदा कब्र में जा रहा है ताकि पेंशन के मामला चलते रहे। तो गवर्नमेंट की नौकरी मेरे बच्चे इस तरह की होती, ताकि वो आगे तक वो खाते पीते रहे मरते दम तक। तो ये बदनीयती होती है लोगों में। खैर ले बेटा, तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इसको देखिएगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के इदारों ने कुछ ऐसा ही काम किया है। अच्छा, मान लो कि ये वो कंपनी है जिस कंपनी का ये मिस्टर ए ऑडिटर अपॉइंट हुआ था और ये ऑडिट करने आ रहा था। अच्छा, आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर जब कंपनी लॉ पढ़ा है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है, ऐसे ही है ना। और ब्रांच का रिकॉर्ड ब्रांच पे मेंटेन करें, उसके एक्सट्रैक्ट बना बना के उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर भेजते रहे। तो और भी बेतहाशा मेरे बच्चे के एजीएम हो रही हो, इस तरह हो रही हो, स्ट्रेचिंग मीटिंग हो रही हो, और ये उसके वो जो मेंबर्स का वो लिस्ट वगैरह वहां पे पड़ी हो। यानी कि वो जितना कंपनी लॉ पढ़ा है सादा अल्फाज में, उस कंपनी लॉ में से जो कंपनी लॉ में जो जिम्मेदारियां थी कंपनी के ऊपर, वो किसने इंश्योर करनी है, कंपनी पूरी कर रही है कि नहीं? एससीसीपी ने। वो एससीसीपी की जिम्मेदारी थी ना कि कंपनी वो सारी की सारी कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। अब एससीसीपी, वही हजारों कंपनियां पाकिस्तान के अंदर, अब एससीसीपी कहां कहां पे जाएगी उन चीजों को चेक करने के लिए कि हर कंपनी अपनी वो जो कंपनी एक्ट 2017 वाली रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर वो पूरी कर भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑडिटर को इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया, मिस्टर ए को इस कंपनी का, मान लो कि कोई सीएफई लिमिटेड है, इसका ऑडिटर अपॉइंट किया गया। जब ये ऑडिट करने के लिए आ रहा था तो पीछे से आवाज आई किसी की, और भाई रुक, किधर जा रहा है वाला? कहता है कि मैं ये फलानी सीएफई लिमिटेड का ऑडिट करने जा रहा हूँ। आप कौन? कहता मैं एससीसीपी। कहता क्या चाहते हो मुझसे? वो कहता कि आप जा ही रहे हो ना वहां पे। तो उस कंपनी के ऊपर ना मैंने भी बड़ी सारी जिम्मेदारियां लगा रखी कि मेरे एंड से आपने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। उस कंपनी को मैंने भी बहुत कुछ कह रखा है। अब मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, है इतने एट ए टाइम में इतनी कंपनियों को कैसे चेक करूं? है ऑडिट तो हर कंपनी का होता ही है। तो ऐसा करें, आप जा ही रहे हैं वहां पे तो मेरी कुछ चीजें भी चेक कर लीजिएगा वहां, जो मैंने चेक करनी है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा इस तरह का माहौल बन गया कि ऑडिटर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो चीजें चेक कर ही रहा होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपनी ने पूरी करनी है, वो भी ऑडिटर ही चेक कर रहा होगा। याद है बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो भी है, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे ऑडिटिंग हो, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो देखने ही देखने होते हैं, लेकिन लोकल लॉज भी देखने हैं। तो यहाँ पे ये नहीं, आप उसको इनकार नहीं कर सकेंगे। आप ये नहीं कहेंगे नहीं सर आप कौन होते हैं, मैं तो ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बस देखूंगा, सर आप पता नहीं कौन है। तो कहेगा ठीक हो गया फिर, है? तो सबसे वो बचपन में ये भी पढ़ाया गया था कि अगर दोनों आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो किसकी माननी है? लोकल लॉ, क्योंकि ज्यादा करीब है, वो चपेड़े पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, तो यहाँ पे ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा होगा तो इसकी जो ड्यूटीज है, यहाँ पे दो ड्यूटीज होंगी। एक तो आइजा वाली ड्यूटी तो है ही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इनकी ड्यूटी तो है ही है जो उसने पूरी करनी है। साथ मेरे बच्चे जो कंपनी एक्ट 2017 की ड्यूटी है, जो कि एससीसीपी की जिम्मेदारी थी, वो भी किसके ऊपर डाल दी जाएगी? ऑडिटर के ऊपर। ये भी चीजें जाके चेक करो, यानी कि जो काम एससीसीपी ने करना था वो भी किसकी ड्यूटी बना दी? ऑडिटर की। अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर बेचारा सारा कुछ मेंशन कर रहा होता। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले ऑडिट जो कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद आइजा। ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिट जब कंडक्ट करे किसके मुताबिक करे? आइजा के मुताबिक। कह रहा कैरी आउट सच एग्जामिनेशन टू एनेबल हिम टू फॉर्म एन ओपिनियन। और इस तरह की एग्जामिनेशन है, ये उसकी ड्यूटी है। ऐसे जाके एग्जामिनेशन करें, वहां पे चीजों को चेक करें। ये रीड भी करेंगे अभी, वैसे ही थोड़ा सा पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं, फिर आगे उसको रीड करते हैं। एक तो आपने ऑडिट कैसे करना है, ड्यूटी क्या है आपकी? स्टैंडर्ड्स को लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस तरह जाके कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने एग्जामिन करना है, चेक करना है कि आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकें। इतनी एग्जामिनेशन आपने करनी है, यानी फिर वो आपको पता ही कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर लगा लो के सारी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करके उसके बाद कहता कि ये जो एग्जामिनेशन है वो इतना इस तरह करना कि आपको इस काबिल बना दे कि आप ओपिनियन दे सकें। वो किस तरह होगा? कहता है एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट एंड रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। कहता है एक तो जाके चेक करें क्या ये कंपनी मुनासिब रिकॉर्ड बना रही है, और मुनासिब रिकॉर्ड के साथ साथ वो जो ब्रांच का रिकॉर्ड है क्या वो भी ला के रजिस्टर ऑफिस के ऊपर मेंटेन हो रहा है, इसको भी जाके चेक करें। उसके बाद ये देखो, ये जिम्मेदारी तो उसकी थी एससीसीपी की, जाके चेक करना। ये तो कंपनी एक्ट ने जिम्मेदारी लगाई थी और उसी को जाके चेक करना चाहिए था, एससीसीपी को। लेकिन ये किसको कह रहा है जाके? ड्यूटी तेरी ड्यूटी है, ऑडिटर को कह रहा है तू जाके चेक कर। कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न। देखो वहां पे कंपनी एक्ट के अंदर भी था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सही बनाने। कंपनी लॉ ने भी यही बात की थी। तो मेरे बच्चे उसी बात को बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, कि जो कंपनी की बुक्स अकाउंट्स वगैरह है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उसके लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ये ना हो कि रिकॉर्ड कुछ और कह रहा हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और कह रही हो। याद रखोगे इस बात को। तो ये भी मेरे बच्चे कंपनी लॉ की बात है। उसके बाद
द ऑडिटर विल मेक आउट ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स एंड रिपोर्ट विल स्टेट वेदर आर नॉट इन देयर ओपिनियन। और फिर ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट देता है मेंबर्स को, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि उसने कुछ चीजें बता रहा था मैनेजमेंट को, या मैनेजमेंट ने लफ्ज बोले, सॉरी माजरत, शेयर होल्डर्स को कुछ चीजें बता रहा था। क्या बता रहा था कि सर मैंने ऑब्टेन की है सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो। मैंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया और मैंने सारी की सारी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने इकट्ठी की है, एग्जामिनेशन करके, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके। उसके बाद मैंने ये चेक किया है कि यहाँ पे प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स बनी हुई। अच्छा, ये सारी बातें ना आप जब वो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, हम जब चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके ऑडिटर की रिपोर्ट, ये सारा उसके अंदर जिक्र करता है। उस रिपोर्ट का जब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, ये सारी ड्यूटीज की बातें, मैनेजमेंट की ड्यूटीज की बातें, ऑडिटर की ड्यूटीज की बातें, ये सारी वहां पे इन अल्फाजों का दोबारा से जिक्र करेगा। आपने वहां पे ये नहीं सोचना सर ये कहाँ से आ गई है रिपोर्ट के अंदर, वो मेरे बच्चे यहाँ से चीजें उठ उठ के उस रिपोर्ट के अंदर जा रही होंगी, तो उनको दोबारा वहां पे लिखेंगे। ले बेटा कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया, चेक किया, और यहाँ पे प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स वगैरह रखी हुई है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट, वो भी बनी हुई है, यानी कि जो भी रेलिवेंट लॉज हैं उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है। और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है, वही बात मेरे बच्चे, बैलेंस शीट, पीएनएल हो गया, उसके बाद उसके भी बात का अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, पता ना वो बात का आजकल सिंगल फॉर्मेट, डबल फॉर्मेट, कुछ इस तरह के मामला होते हैं। खैर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो भी हैं वो भी मेरे इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट 2017 वगैरह भी बना हुआ है। और उसके बाद उसकी राय में, अच्छा ये भी मेरे कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक्ट कहता है कि ज़कात प्रॉपर डिडक्ट करें और उसको पे करें, ज़कात एंड नूशर ऑर्डिनेंस के तहत, ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर बकायदा वहां पे जिक्र करेगा। अगेन मैं अभी, आप जरूरत नहीं उसका, अदरवाइज जाके मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट अभी आपको दिखा देता। ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई है कि मैं गया वहां पे, मैंने ये चीजें चेक की, वहां पे मैंने देखा प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स बनी हुई है, वहां पे मैंने देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं वो इन अकॉर्डेंस विद जो बुक्स अकाउंट्स वगैरह उसके मुताबिक थी। और मैंने वहां पे चेक किया कि इस कंपनी ने जो ज़कात थी वो ज़कात एंड नूशर ऑर्डिनेंस के तहत डिडक्ट की हुई थी और उसको पे किया हुआ था। और उसके बाद कंपनी के जितने खर्चे हुए हुए थे वो सारे खर्चे कंपनी के मकसद के लिए ही हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर ने कुछ खर्चे अपने लिए किए या किसी और को फायदा देने के लिए किए, तो जितने खर्चे किए थे वो कंपनी के मकसद के लिए किए गए हैं। ये भी कंपनी एक्ट की ही रिक्वायरमेंट्स। तो ये कुछ ड्यूटीज है मेरे बच्चे, आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से रीड कर लेते हैं। कह रहा कंपनी ऑडिटर विल कंडक्ट द ऑडिट एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। कह रहा कंपनी ऑडिटर मस्ट कैरी आउट सच एग्जामिनेशन टू एनेबल हिम, वही बात जो अभी आपको बताया कि वो इस तरह चीजों को चेक करेगा जो उसको राय देने के लिहाज से या राय देने के लिए उसको काबिल बना दे। किसके ऊपर राय देने के लिए, कि वेदर एजुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वही बात में बच्चे सारी की सारी जो अभी मैंने ऊपर बताई है वो दोबारा से वही से पॉइंट बनाए। मैंने कहा कि थोड़ा सा समराइज रिटर्न में बता दूंगा, पहले मैं रीड नहीं करता था, बस वहीं से बता के इसको, ये बच्चों वाली बातें मेरा ख्याल इतने तो बड़े आप हो गए। The auditor will make out report to the member of the company on the accounts and books accounts of the company, and अभी ये बातें रीड कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। Whether or not they have obtained all the information and explanation which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, यानी कि वो साथ बता रहा होता है कि उसने क्या इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है या नहीं की कि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी राय दे सके। क्योंकि मेरे बच्चे ये अल्फाज बोलता है कि मैं फलानी कंपनी का ऑडिट करने गया और मैंने इतनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इकट्ठी की जिसकी बेस पे मैं नीचे ये आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। और वेदर आर नॉट इन देयर के प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स बनी थी, और उसकी राय में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनी थी, बैलेंस शीट, पीएनएल और ओसीआई और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो इन अकॉर्डेंस विद एक्ट वगैरह वो प्रॉपर बनी है। तो ये मेरे अच्छे जनरल सी बातें, इसको आपने रीड कर लीजिएगा, ये सारा यहीं पे लिखा हुआ जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये सब कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, दुकान वगैरह पे हुई। लो बेटा ये जरा देखिएगा एक्सप्लेनेशन। कहता है कि वेयर द ऑडिट, ये मसला तो नहीं ना इसके ऊपर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ रीड करना है आप लोगों को, वो आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं ना, मैं नहीं तो टाइम लगेगा ना उसके ऊपर। अच्छा खास तो थोड़ा सा टाइम तो बचाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे हमने रिपोर्ट में जाके दोबारा पढ़ लेना। बड़ा ऊपर के पॉइंट्स की कुछ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, और आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन या जितनी इस तरह की बातें लिखी होती हैं एक्सप्लेन की होती हैं, अच्छा पॉइंट्स याद करने हैं आपने, ये जो पॉइंट्स में लिखी होती है चीजें ये तो याद करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, बस रीड करके इसको छोड़ दे, ऊपर की चीज को बता रहा है समझने के लिए। Where the auditor's report contain a reference to any other report, statement or remark which they have made on the financial statements examined by them, such a statement remarks will be annexed to the auditor report। कहता है कि अगर जब आप रिपोर्ट दे रहे हो और रिपोर्ट में आप कोई भी किसी और स्टेटमेंट, रिपोर्ट या किसी रिमार्क्स का जिक्र कर दें, होता है कि फलानी मैंने चीज चेक की उसमें कुछ ऐसा था,
तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट, कोई रिपोर्ट, कोई रिमार्क्स जिसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हो, फिर अपनी रिपोर्ट के साथ उस स्टेटमेंट वगैरह को भी नथी कर दें। यानी कि अपनी रिपोर्ट के अंदर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का, किसी रिपोर्ट का जिक्र करें, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट के साथ उसको भी साथ अटैच कर दें, ताकि लोग अगर उस रिपोर्ट को देखना चाहें उस रिपोर्ट को भी देख सकें। याद रखो। उसके बाद कहता है कि वेयर एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड अबव इज आंसर्ड इन द नेगेटिव। वो जो ऊपर जितनी ड्यूटीज आपने बताई हैं कि जैसे कंपनी ने जितने खर्चे किए हैं वो खर्चे कंपनी के मकसद के लिए हुए हैं, कंपनी ने प्रॉपर ज़कात एंड उशर ज़कात डिडक्ट की है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत और उसको पे किया है, या प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए, ये जितनी चीजें ऊपर आपने पढ़ी है। कहता है अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा हो और इनका उसका ऑडिटर को इन चीजों का जवाब नेगेटिव में मिले, तो फिर क्या करना है? द रिपोर्ट विल स्टेट द रीजन फॉर सच आंसर अलॉन्ग विद द फैक्चुअल पोजीशन टू द बेस्ट ऑफ द ऑडिटर इंफॉर्मेशन। सारी बातें उस रिपोर्ट के अंदर, अगर वो, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो ये कहे ये चीज सही है चाहे ये गलत है, दोनों के लिए उसके पास सबूत होने चाहिए। तो फिर उसको एक्सप्लेन भी करेगा। अगर वो ये कहेगा ये चीज इन्होंने वाकई ये खर्चा कंपनी के लिए नहीं किया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा क्यों वो खर्चा कंपनी के लिए नहीं हुआ। याद रखोगे, यानी कि कहीं पे आंसर नेगेटिव में हुआ तो उसकी एक्सप्लेन करना है। अगर पॉजिटिव है तो इट्स ओके, अगर कोई चीज जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे ही है तो इट्स ओके। लेकिन अगर कोई चीज उस तरह नहीं है तो फिर उसको एक्सप्लेन भी करेगा, इसकी निगाह में उस तरह क्यों नहीं, तो इसको एक्सप्लेन करेगा। द कमीशन में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, यही था ना मेरे बच्चे जब ऑडिट करने जा रहा था, तो पीछे से कमीशन उसको आवाज दी थी, भाई रुक, कुछ मेरी जिम्मेदारियां भी लेता जा साथ। द कमीशन में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ ऑल कंपनी जनरली a such class or description of company as may be specified in the order, the auditor report will also include a statement of such additional matter as may be so specified। यानी कि एससीसीपी कह रहा है कि भाई कुछ कंपनीज के लिए जनरली और कुछ स्पेशल ऑर्डर भी मैं आपको दे सकता हूँ। यानी कि लिस्टेड कंपनी के लिए सब लोग जनरल, जब भी आप इनका ऑर्डर करने जाएंगे ये चीजें दिमाग में रखें। लेकिन कुछ और कंपनीज भी हो सकती हैं कि मैं आपको कुछ एडिशनल मैटर बता सकता हूँ कि आप जब जाएंगे, कुछ मेरी चीजें हैं जो मैंने चेक करनी थी, तो आप अपने ऑर्डर के साथ साथ वो एडिशनल मैटर भी वहां पे चेक कीजिएगा। जैसे अभी हमने जो पढ़े हैं वो एडिशनल मैटर ही थे मोस्टली। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो ये बात कहते ही नहीं, जो ऊपर हमने मोस्टली पढ़ी है ड्यूटीज के अंदर, ये सारी के सारी किसने ऐड की है? ये कमीशन ने ऐड की। द ऑडिटर विल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड, ये हमने क्योंकि अभी रिपोर्ट नहीं पढ़ी मेरे बच्चे, कि मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, कि जब भी ऑडिटर कोई रिपोर्ट दे रहा होगा मॉडिफाइड होगी या अनमॉडिफाइड होगी। जाहिर बात है, या दो ही तरह की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड। ये जाके हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका जिक्र आपने कर लिया, इट्स ओके। लेकिन अभी ये होता क्या है मेरे बच्चे, ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। इसलिए चैप्टर 1, 2, 13 और उसके बाद हमने रिपोर्ट पढ़नी है। रिपोर्ट इसलिए पहले पढ़ लिया करते हैं ताकि मेरे बच्चे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, सारा ऑडिट परफॉर्म करना शुरू करेंगे, जहां पे हमें कोई कमी पेशी नजर आ रही हो कि यहाँ पे देखो ये चीज खराब हो रही है, इसका रिपोर्ट के ऊपर क्या असर जाएगा। रिपोर्ट हमने पहले से पढ़ी होगी, क्योंकि अभी तो अपॉइंटमेंट के मामला हैं, ये तो इसने अभी बीच में लाके इसको रख दिया। तो जब ऑडिट परफॉर्म होगा तो फिर जगह जगह पे होता है, अगर ये फ्रॉड मिला है तो अब फ्रॉड का क्या करना है, उसको सही करवाने की कोशिश करें, मैनेजमेंट से बात करें, दो चार विद गवर्नर से बात करें। अगर कोई बात नहीं मान रहा तो फिर आप इसका रिपोर्ट में जिक्र करें। फिर रिपोर्ट में जिक्र कैसे करना है, कहाँ पे करना है, फिर जब रिपोर्ट पड़ी होगी तो वो आसानी से हम उसको बता सकेंगे वहां पे। ले बेटा, कहता कमीशन में बाय जनरल, वही बात दोबारा कह रहे हैं, दैट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एज कंटेन्ड इन एक्ट इज रिव्यूड बाय द, देखो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी तैयार करती हैं। कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रही होती है तो साथ ही डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी तैयार करें। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में क्या होता है भला, वो बता रही होती है कंपनी कि इस कंपनी के ऊपर जितनी भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने सारी पूरी की। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट, जैसे मान लो कि चाहे कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिहाज से हमारे ऊपर कुछ रेगुलेशन थे, हमने वो भी पूरी की हैं कोई और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन थे, वो हमने वो भी पूरे किए हैं। लेबर से रिलेटेड हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन थे, हमने वो भी पूरे किए। यानी कि जो जो कानूनी रिक्वायरमेंट इस कंपनी को, आपको क्या लग रहा है सीएफई यहाँ पे है क्या, इसके ऊपर बड़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, इसके ऊपर पक्की बात है। आप इसके दरवाजे पे देख रहे हैं लिखा हुआ कुछ है, वो लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ही तो है। तो कभी और नहीं किया होगा आप लोगों ने, एलडी वालों ने कुछ लिखा हो। तो कहने का ये मतलब कि कहीं कानूनी रिक्वायरमेंट थी शायद जो पूरी नहीं हुई। लेकिन बहर क्योंकि हम कमर्शियल रेंट पे करते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां मालकों की भी होती हैं। मालक ज्यादा रेंट लेने के चक्कर में बिल्डिंग्स दे तो देते हैं आगे रेंट पे, लेकिन कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है कि आगे उन चीजों को कुछ वो करें। लेकिन फिर वो किराएदार पे डाल देते हैं कि किराएदार की तो अब मजबूरी है। अभी ये कौन सा कहीं पे और शिफ्ट हो सकते हैं, इतना पैसा लगाया इन्होंने, ये खंडर था, करोड़ों लगाया इसके ऊपर ताकि इसको थोड़ा सा ये पढ़ने पढ़ाने के काबिल बनाया जा सके। अब मालिक की मौज है, मालिक इन चीजों से क्या लेना देना। खैर, ले बेटा, याद है बचपन के अंदर कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 11, तो वहां पे कॉस्ट अकाउंट्स का जिक्र हुआ था।
पहले तो ये जिक्र हुआ था कि कॉस्ट कौन कौन सी कंपनियां तैयार करेंगी, तो 4 तरह की कंपनियों का वहां पे जिक्र था, अगर आपको याद हो। ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर का काम करती हो, प्रोडक्शन का काम करती हो, प्रोसेसिंग का काम करती हो, या माइनिंग का काम करती हो। तो ये 4 तरह की कंपनीज थी जिन कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाने थे। और मेरे बच्चे, जारी बात है, फिर ऑडिटर ये जो कंपनी एक्ट कह लो, जो कमीशन साहब हैं वो ये भी कह सकते हैं कि जहां पे ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा रही होगी, वहां पे अपने कॉस्ट अकाउंट्स का भी ऑडिट करवा। और फिर कॉस्ट अकाउंट्स के ऑडिट की जब बात आएगी तो फिर अगेन यहाँ पे जो रेलिवेंट ज्यादा बंदा आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्वाय उस कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो और वो प्राइवेट हो और पब्लिक की सब्सिडी ना हो, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स का जो ऑडिट है मेरे बच्चे, वो माशाल्लाह इन्होंने अपने लिए भी ऑप्शन रखा हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। पूरे का पूरा ये नहीं रखा यहाँ पे कोई इतना पेड अप कैपिटल हो फलाना। कॉस्ट अकाउंट्स में पूरे के पूरे खुद ही चले गए हैं। लेकिन वहां पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट की बात आई तो कॉस्ट अकाउंट्स वालों को बेचारों को थोड़ा सा हिस्सा दिया उसमें। तो ये खैर, मैं ये इतनी बदनीयती तो नहीं कहता, लेकिन ये बहुत बदनीयती। लेवड़। तो जिन कंपनीज ने मेरे बच्चे कमीशन यानी कि कंपनी एक्ट में कमीशन का ही हुक्म, तो उसके हुक्म के तहत कॉस्ट अकाउंट तैयार करने हैं, तो फिर आगे मजीद कमीशन ये भी कह सकता है कि इसका ऑडिट भी करवाया जाए। तो ऑडिट करवाया जाए तो फिर ऑडिटर कौन होगा? या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। यही वो एक्ट है ना जिसके तहत आपका आई कैप बना है और उसको बनाया और चलाया जा रहा है। क्योंकि आई कैप भी पाकिस्तान के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई कंपनी थोड़ी है। और या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो पहले जन्म किसका हुआ है? आई कैप का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वालों का? तो आप बड़े हो ऐसे भी। तो कभी भी सीएमए का कोई बंदा, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर बहस कर रहे होते हैं कि फलाना फलाना, तो उनको कहा करें कि भाई फिर भी हम बड़े हैं तो बड़ों का एहतराम जरूरी है। तो खैर, ये इसको बातें देखिए, पास में फिर हम इकट्ठी कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो इंदिरा, एक दो। ले बेटा, कहता कि सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ पोलका डॉट्स लिमिटेड एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज प्रपोज बाय द बोर्ड। यानी कि सलमान शेयर होल्डर है पोलका डॉट लिमिटेड का, और वो चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना, इसकी जगह पे कोई और बंदे को वो चाहता है ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। यानी कि एजीएम होने जा रही होगी उसी तरह, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही दोबारा रिकमेंड किया जाता डायरेक्टर्स की तरफ से, तो ये चाहता है कि उसकी जगह पे कोई और बंदा अपॉइंट हो। तो मेरे बच्चे देख लेते हैं, इन द लाइट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017, ध्यान रखना पेपर के अंदर मोस्टली जो कंपनी एक्ट का हिस्सा होगा वो कंपनी एक्ट के लिहाज से ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, और ये बताएं कि ये बंदा इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। तो मोस्टली मेरे बच्चे जो बात हो रही होगी वो किसके लिहाज से हो रही होगी? वो कंपनी एक्ट के लिहाज से हो रही होगी। यहाँ पे भी एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिक्र हुआ है। सारी बात है, कंपनी एक्ट 2017 जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन ही है। खैर, लेवल जरा देखिएगा। कहते हैं इन द लाइट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट सलमान शुड फॉलो इन द अबव सिचुएशन, आल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट पीएल शुड फॉलो। यानी कि जो पीएल ने करना है, कंपनी ने करना है, उसके भी जरा बताएं, और जो सलमान कर सकता है उसके भी दोनों के मामला बताएं। तो याद करें मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि जब ऑडिटर पॉइंट हो रहा होता है तो नोटिस दिया जाता है उसको कि इस बंदे को हम ऑडिटर पॉइंट करने जा रहे हैं। और अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10% वोटिंग पावर हो, वो कोई और ऑडिटर सजेस्ट करना चाहता हो, तो वो मीटिंग से 7 दिन पहले वो कंपनी को एक रेजोल्यूशन जमा करवा देगा कि हम चाहते हैं कि ये जो भी यहाँ पे जैसे सलमान है वो चाहता है कि इस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए। तो फिर जब वो रेजोल्यूशन जमा करवा देगा तो फिर वहां पे पोलका की कंपनी की जिम्मेदारी है उस नोटिस को फौरन से दोबारा से मेरे बच्चे उसको सर्कुलेट किया जाए। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएगा कम से कम 2 दिन पहले। और वो रिटन रिप्रेजेंटेशन जब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात आएगी, उसका एजेंडा जब टेकअप हो रहा होगा, उस वक्त उससे पहले वो पढ़ के सुनाया जाएगा। और फिर जब ऑडिटर पॉइंट हो जाएगा तो फिर पोलका की कंपनी की जिम्मेदारी है, वो क्या करेगी, वो चाहे इनको लेटर करके पहले सारा प्रोसेस बताइएगा सलमान क्या कर सकता है।
तो खैर मोस्टली तो चीजें बीच में ही आ जानी, उसको पता है, वो जब पढ़ रहा होगा ये कौन सा कोई खुदा ना खासा वैसे भी कौन सा उसने अलग अलग वो बनाए उसके पॉइंट्स बनाए कि क्वेश्चन नंबर ए में वो सलमान क्या करेगा और क्वेश्चन नंबर बी में पोल्का डॉट क्या करेगी। तो जनरल है, उसको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, बड़े ईमानदारी से चेक करता है। और फिर अगर आपको याद हो, कंपनी की जिम्मेदारी है कि जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपॉइंट होने के 14 दिन के अंदर उसकी जो रिटर्न कॉन्सेंट है वो रजिस्ट्रार को जमा करवाए। तो ये 2-3 पॉइंट उसके हैं, बाकी सारे वो सलमान वाले। तो ये मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ और याद भी होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ये देखिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं मेरे बच्चे, ये जो आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी हैं, उस डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं। कहता है कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, हर सिचुएशन इंडिपेंडेंट है और हर एक सिचुएशन के ऊपर आपने कमेंट करना है। ये ना हो कि पॉइंट ए में बी का आंसर करते हुए आप पॉइंट ए को भी दिमाग में रखें। क्या पॉइंट ए तो पॉइंट ए आंसर हो गया, तो पॉइंट बी वो अलग से कोई दुनिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कानूनी तौर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि कंपनी 2017 की तरफ ही इशारा कर रहा है मेरे से, तो उसके मुताबिक बताएं ये बंदा ऑडिटर बन सकता है कि नहीं। कहता है गॉवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगेन ये गॉवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसकी बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है या किसी फर्म की बात हो रही है? ये किसी फर्म की बात हो रही है, लिखेगा नाम ऐसे, ये ना हो कि माशाल्लाह आप उसको कहेंगे ये तो एक कंपनी है और कंपनी तो ऑडिट कर ही नहीं सकती, रौले मुक्का। और नहीं मेरे बच्चे, ये फर्म का नाम लिखने का तरीकाकार है, चाहे एंड को लिख दो चाहे एंड कंपनी लिख दो। ये वो नहीं होती जो कंपनी, मान लो कि वो जो हमारी वो कंपनी है, ये कंपेनियन से समझ लो कि उस तरह का लफ्ज होता है। जैसे होता है ना, वो हम किसी कवाल को बुलाते हैं किसी तकरीब में कवाली करने के लिए, वो कहते हैं कि मान लो कि वो राणा फतेह अली खां और कंपेनियंस हैं परफॉर्म करेंगे एंड को, हैं राहत फतेह अली खां एंड को परफॉर्म करेंगे। तो मेरे बच्चे ये वो वाला है एंड को, यानी कि रुफ का जो साथ है उनके। तो खैर कह रहे कि गोवा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। बैंक ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं? भाई जिसने भी ऑडिट करना है सबको ऑडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टनर ऑफ गोवा एंड कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट्स विद ओबीएल एंड दे आर एंजॉयिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। समझ तो आ गई होगी किस तरफ लेके जा रहा होगा। कहते हैं द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर इज ₹3,99,000। यानी कि पार्टनर्स के पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की जो मैक्सिमम अमाउंट ड्यू है वो 3,99,000 है। हो सकता है यानी कि मैक्सिमम इतनी अमाउंट है, हो सकता है बाकियों के पास भी हो, किसी ने 2 लाख देना हो, किसी ने 3 लाख देना हो, है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो किसी के पास वो 3,99,000 है। तो बताएं क्या ये जो गवर्न को है ये ओबीएल का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, कंपनी एक्ट के लिहाज से आंसर करना है। और ये एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था कि कोई बंदा मकरूज हो वो ऑडिट नहीं कर सकता, उसके 2 एक्सेप्शन। एक तो अगर क्रेडिट कार्ड इशूर हो गई और क्रेडिट कार्ड की मद में अगर 1 मिलियन तक ड्यू हो, और अगर वो यूटिलिटी वाली कंपनी है और वहां पे मेरे बच्चे 90 दिनों तक का बिल पेंडिंग है, फिर तो खैर है, अगर 90 दिनों से ज्यादा ड्यू हो तो फिर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और फिर वहां पे एक और बात जिक्र हुई थी कि अगर मान लो कि 5 पार्टनर हो और पांचों पार्टनर का 1 मिलियन से कम कम, मान लो कि 9-9 लाख रुपया पांचों पार्टनर ने उस क्रेडिट कार्ड में यूज किया हुआ, उस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेकर, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमने सबको जमा नहीं करना, हर पार्टनर का इंडिविजुअली बैलेंस देखना है। अगर वो 1 मिलियन की लिमिट के अंदर अंदर है तो इट्स ओके, 1 मिलियन तक इट्स ओके, लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा हुआ तो फिर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, फिर इंडेप्टेड कंसिडर होंगे। 1 मिलियन तक क्रेडिट कार्ड की मद में इंडेप्टेड कंसिडर नहीं होते। हाँ अगर ये वैसे लोन लिया होता ओबीएल से जाके घर बनाने के लिए बाकी चीजों के लिए, फिर देखना था, अगर तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट्स ओके, फिर भी वो मकरूज कंसिडर नहीं हो। हाँ अगर इनको लोन देते हुए अगर कोई भी पार्टनर, मानो हम सब लोग यहाँ, हमारी ये यहाँ पे फर्म है, हमें से कोई पार्टनर वहां पे जाके लोन लिया, उसने जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो चल रहा था 22%, लेकिन इस पार्टनर को उन्होंने 15% इंटरेस्ट के ऊपर उधार दिया, ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। याद रखोगे मेरे छोटी छोटी बात। कहता कि एप्रीकॉट, यानी कि माशाल्लाह कोई कोई सब्जी मंडी का कोई बंदा बैठा हुआ, नहीं फ्रूट मंडी है ये ऐसे ही करता है, हमेशा एक चीज को वो पकड़ता है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज हो, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो कपड़े का ब्रांड हो, चाहे वो फर्नीचर का कोई ब्रांड हो, इस तरह की चीजें कोई पकड़ता है और वो लिखना शुरू कर देता है। तो ये ट्रेंड होता है उसका, यानी कि मान लो कि पता नहीं उसकी अपनी इंटरेस्ट होती है कुछ इस तरह की उस पेपर बनाने वाले की, कि वो क्या सोचता है, तो शायद खैर। कहता है कि एप्रीकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ए बनाना लिमिटेड। अब देखो जब कंपनी की बात हुई तो साथ लफ्ज क्या हो गया, लिमिटेड, इससे पता चल जाएगा कंपनी की बात हो रही है।
हालांकि दोनों जगहों पे हो तो फ्रूट की बात रही है, लेकिन फिर भी मिस्टर पंपकिन। एक्चुअली मैंने कल जब आपको एसोसिएट की कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, शायद आधी बात बताई, आधी नहीं बताई। जो आधी नहीं बताई थी वो शायद आप नो बता देगी उसके बताने की, तो यहाँ पे मजबूरी हो जाएगी, इसलिए वो डेफिनेशन पूरी पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें एसोसिएट कंपनी में शामिल हैं, मुझे जैसे वो उसने नॉमिनी की बात की ना, कि पंपकिन पंपकिन को नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर के तौर पे, तो साथ ही वो दोनों चीज़ें दिमाग में आना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी देखिएगा। कहता है कि मिस्टर पंपकिन, अब जरा थोड़ा सा ना इसको वहां पे मैं अगेन कर रहा हूँ कि लेट पेंसिल पास है, कि थोड़ा सा चाहे उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पे हो क्या है। कि मान लो कि ये आपकी फर्म है, उसको हमेशा से कौन सी फर्म है, ए एंड को जो भी है, एप्रीकोट एंड को, और हमारे सामने कंपनी कौन सी है, बनाना लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो हमें ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है, और किसी मिस्टर पंपकिन की बात हो रही है, कोई बंदा है मिस्टर पंपकिन, इसकी बात हो रही है। मिस्टर पंपकिन हु इज ए नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बनाना लिमिटेड, यानी कि ये बंदा गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर है बनाना लिमिटेड। होल्ड 25% शेयर इन वाटर मेलन लिमिटेड, और इसके पास 25% शेयर भी हैं, किसके बड़ा, वाटर मेलन लिमिटेड एक और कंपनी है, उसके 25% शेयर भी है। द स्पोज ऑफ ए पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर इन, यहां का एक पार्टनर है, उसका स्पोज, उसके शेयर्स हैं किसमें बोला, वाटरमेलन लिमिटेड। याद है बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी में शेयर्स हो आपके, स्पाउस के, माइनर चिल्ड्रन के, या फर्म में किसी पार्टनर के, उस कंपनी के या उसकी एसोसिएट अगर शेयर्स हो, तो मेरे बच्चे जारी बात आप उसके लिए क्या होंगे, फौरन से डिस्क्वालीफाई नहीं बोलना। फिर करना क्या पड़ता था बोला, हाँ, एक तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसको डिस्क्लोज करना है, और फिर 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना है। डिस्क्लोज करना है और डिस्पोज करना है 90 दिनों में। ऐसे था मेरे बच्चों। अब यहाँ पे ये दोनों कंपनी आपस में क्या होगी, एसोसिएट। ऐसे ना मेरे बच्चे, ये दोनों कंपनीज आपस में क्या है, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स हों या उसकी एसोसिएट के हों, तो आप इसके लिए ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। तो दिक्कत तो हो गई ना मेरे बच्चे। अब हम यहाँ पे ये नहीं फौरन से बोलेंगे कि और दूसरे नंबर पे अब अगली बात, अभी काम खत्म थोड़ी हुआ है, बातें तो अभी चल रही है। अब देखना पड़ेगा ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं कि नहीं। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं। एक बंदा यहाँ पे डायरेक्टर है और एक पार्टनर है, उसके पास मान लो कि एक जो वाटरमेलन है उसके 25% शेयर है। सॉरी, वो मिस्टर पंपकिन ही है। पंपकिन के पास 25% शेयर इसके थे, और इसमें क्या था, वो डायरेक्टर था। दोबारा देखिएगा, और पार्टनर के स्पाउस के भी शेयर थे, यही है ना, ये बी है, ये परसेंटेज पार्टनर के स्पाउस की नहीं है। ये 25% परसेंटेज किसकी है, पंपकिन की, इस कद्दू की। ऐसे ही ना वैसे। और ये बनाना लिमिटेड में डायरेक्टर कौन है, वो कद्दू। ये पंपकिन कद्दू को ही कहते हैं ना, ऐसे ही है ना। तो कितना खूबसूरत नाम है, कद्दू। बस। अक्सर आप लोग भी माशाल्लाह बचपन में गोल मटोल हुआ करते थे, लोग घर में आपको कद्दू कह दिया करते थे। हाँ, मुझे याद है, आपको पता कि बस घर वालों ने, उनको ये था कि हमारा बच्चा भी जरा थोड़े से बेहतर स्कूल में पढ़े, और कोई पढ़ा लिखा था नहीं उस वक्त घर में। तो मुझे अंग्रेजी स्कूल में इस तरह के वो भेज दिया, शहर में आता जाता कुछ भी नहीं था, गांव के स्कूल से उठा के मैंने तीसरी पास की थी, उन्होंने जाके मुझे दोबारा दूसरी में लगा दी। एक तो पीछे कर दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि एबीसी लिखो। अच्छा, मैंने पूरी घर वालों ने तैयारी करवाई थी एबीसी लिखने की, तीसरी क्लास पास की हुई मैंने, थर्ड क्लास, और पूरी एबीसी याद करवाई हुई थी घर वालों ने। और उन्होंने जाके दोबारा टेस्ट किया, एबीसी लिखवाई, तो मैं एफ तक लिख सका था, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलू, ABCDEF बस। इससे आगे जाके मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई, मैं एबीसी पूरी नहीं लिख सका। अच्छा, मैं बता रहा था वहां पे इस तरह की वो चीजें करते थे। कहता बताएं, हर कोई बंदा अपना अपना नाम बताए, घर में उसको किस नाम से पुकारते हैं, तो वहां पे इस तरह के नाम आते थे, मुझे याद है, कद्दू। खैर वापस हम कुछ 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 बातें याद है, ये कहीं ना कहीं वैसे भी सारी चीजें हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। जब उस तरह का कोई इंसिडेंट हो, कोई चीज हो, डिस्कस हो, तो वो फिर हमारे एक्टिव माइंड में उठ के वो चीजें आ जाती हैं। अथवा ये नहीं कि वो आपकी मेमोरी से बिल्कुल ही चीजें वाश होगी। आज भी वो थोड़ा सा उससे रिलेटेड कोई बंदा जिक्र करेगा, फिर वो हाँ हाँ हाँ, ये इस तरह का कुछ हुआ था। लेकिन बात कर माशाल्लाह हमने ऐसी मेमोरी साफ की होती है, वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है, इस तरह का कुछ हुआ था।
जैसे आई कैप का एग्जामिनर है, तड़प तड़प के मर जाता है कि यहाँ पे ये कुछ हुआ था, ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसी मेमोरी साफ करके हम गए होते हैं माशाल्लाह। खैर वापस आओ। नहीं बेटा, अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट हैं कि नहीं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अगर तो एसोसिएट हैं तो मेरे बच्चे ये जो एप्रीकोट एंड को है, ये इसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अगर ये एसोसिएट है ही नहीं, फिर तो रौला ही मुक्का, क्योंकि शेयर किसके पास है, वो है मेरे बच्चे वाटरमिलन के। और जो अपॉइंट किस में किया जा रहा है, वो बनाना में किया जा रहा है। अगर ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं ही नहीं, तो रौला मुक्का ना, फिर तो आप सीधे अपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि स्पाउस के पास जो शेयर्स हैं वो वाटरमिलन के, इसका ताल्लुक ही नहीं अगर इसके साथ, फिर तो मसला ही कोई नहीं। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं कि नहीं। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, जैसे यहाँ पे ये जो कद्दू है वो वाटरमिलन में तो और क्या है, वो शेयर होल्डर है 25% का, और ये बनाना लिमिटेड में क्या है, डायरेक्टर है। ये दोनों आपस में क्या बनते थे, एसोसिएट। लेकिन मेरे बच्चे एसोसिएट की जब डेफिनेशन पढ़ोगे उसकी एक्सेप्शन भी है। उस एक्सेप्शन के अंदर 2 शेयर होल्डिंग्स और 2 डायरेक्टरशिप वो निकाली हुई है। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स और गवर्नमेंट की डायरेक्टरशिप्स वो निकाली हुई है। यानी कि अगर गवर्नमेंट या उसके इदारे के किसी कंपनी में शेयर्स हो, या गवर्नमेंट या उसके इदारों की तरफ से किसी कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया हो, ये हम एसोसिएट के लिए कंसिडर ही नहीं करते। याद है कि नहीं, एक वो सीडीसी वाला था शेयर होल्डिंग है इस तरह की, तो मेरे बच्चे उसको आपने डेफिनेशन को दोबारा लाजमी, ये दोनों आपस में एसोसिएट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर जो कद्दू है वो वाटरमिलन में जो डायरेक्ट वो अपॉइंट हुआ है, क्या कहते हैं उसको, शेयर होल्डर, सॉरी, जो बनाना लिमिटेड में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वो किसकी तरफ से हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से 2 कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाटरमिलन का बनाना से कोई ताल्लुक एसोसिएट वाला है ही नहीं। और उसके उसके शेयर्स किसके पास है, स्पाउस के, वो वाटरमिलन में है। और ऑडिटर किसमें अपॉइंट हो रहा है, बनाना में, तो आप उसके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। यार रखो, ये थोड़ा सा बताना है वहां पे पेपर में। बाकी मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, खाली पास पेपर 90% आपको इंश्योर कर देते हैं कि आप पेपर पास कर सकते हैं। खाली पास पेपर, कुछ भी ना करो। इतने कॉन्सेप्ट इसके अंदर, सारी चीजें काम की टेस्ट हुई हुई हैं, वही चीजें दोबारा दोबारा टेस्ट हो रही होती हैं। जब आप इसका आंसर पढ़ोगे, आपका वही पॉइंट दोबारा से बड़े अच्छे तरीके से रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। कहता है कि मिस्टर जहीर, ए लीगल प्रैक्टिशनर, हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट as external auditor of Lychee Private Limited. The paid up capital of LPL is rupees 1.5 million. Lychee Limited, उसका पेड अप कैपिटल कितना मिला, 1.5 मिलियन। इसका ऑडिटर पॉइंट होने की बात हो रही है किसको, जहीर को, जो कि एक लीगल प्रैक्टिशनर है, कि भैया आओ हमारे ऑडिटर बन जाओ। और हमारा पेड अप कैपिटल कितना मिला, और ये प्राइवेट कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, of which 40% is owned by Blue Black Limited, a listed company। और इस लीची के 40% शेयर किसके पास है, ब्लू ब्लैक के पास। और ब्लू ब्लैक क्या है बोला, एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक, यानी पक्की बात है वो पब्लिक कंपनी है। और ये क्या है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ऐसे ही नहीं, 40% के साथ सब्सिडरी एसोसिएट है, एसोसिएट है, सब्सिडरी नहीं है। इसका सब्सिडी वाला तो रौला को नहीं। अब आगे बताओ फिर यहाँ पे हुआ क्या है। क्या जहीर इसका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है? और मजे की बात है, ये पास पेपर मैंने ही करके नहीं आया था, इसलिए मैं आगे जा रहा था। क्योंकि एक दफा थोड़ा सा हमें भी देखे जाने पड़ते, और मुझे ये था कि मेरा पिछला टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होना, क्योंकि अगर मैं रीड करने के चक्कर में पड़ जाता ना वो सारी ड्यूटीज वगैरह, वो राइट्स वगैरह, तो फिर वो वहीं पे टाइम लग जाना। वो मैंने आप पे थोड़ा सा छोड़ दिया, और मैं यहाँ पे मैं खुद भी फंस गई, आपको पास पेपर कराने शुरू कर दिए। आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। बताओ, जहीर लीची लिमिटेड का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है कि नहीं? अगर तो कानून बड़े गौर से पढ़ा ना, तो फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं। और गौर आपको पता, टीचर फिर दिलवाते हैं, और नहीं दिलवा सके तो फिर आई कैप तो दिलवाते ही दिलवाता है। ये देखें आई कैप का कमाल। सोचो, जहीर ऑडिटर बन सकता है, प्राइवेट कंपनी है, 1.5 मिलियन, क्यों नहीं बन सकता? पेड अप कैपिटल 1 मिलियन है, प्राइवेट कंपनी है, तो मसला क्या है? क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर कोई भी कंपनी उसने अपना ऑडिट करवाना है, वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से, कोई मसला है? मसला तो है, क्योंकि जहीर एक वकील है, ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो एक लीगल प्रैक्टिशनर है। खुदा का खौफ करो, है ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने इस चीज की तरफ। यही तो कमाल है मेरे बच्चे उसका, वो इसी तरह जिक्र करेगा।
वो आपको थोड़ी बताएगा ये यहाँ पे क्या है। तो मेरे बच्चे इन चीजों को आपने बड़ी गौर से देखना है। ये जब आप बाहर जाएंगे, जब बच्चों से पेपर डिस्कस करेंगे, फिर पता चलेगा कि किसने क्या हशर किया था। कोई बंदा मासूम सा बोलेगा यार जहीर थे, था ही कुछ नहीं है वो तो, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ना कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो फिर उसको कहां से अपॉइंट कर लिया हमने। तो इसलिए मेरे बच्चे थोड़ी सी गौर रखनी है। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। हाँ, अगर जहीर होता, मान लो कि कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता, चलो हम चेंज कर लेते हैं इसको, जहीर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, क्या वो इसका ऑडिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चे ठीक हो गया। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता फिर भी कर सकता है। हाँ, अगर इसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम होता, ना ना, वो भी कर सकता। 1 मिलियन तक का जिसका पेड अप कैपिटल, उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो करवाना चाहे तो करवा लें। और रिक्वायरमेंट क्या है, जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाएंगे। और वहां पे सिर्फ इतने अल्फाज लिखे होंगे, इससे कम वाला, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि 1 मिलियन से मान लो कि जिसका 1 मिलियन तक है वो नहीं करवाएंगे। वहां पे सिर्फ इतने अल्फाज लिखे हुए क्वालिफिकेशन की, अगर वो पढ़ोगे ना पैरा, उसके अंदर इतना लिखा हुआ कि 3 मिलियन या उससे ज्यादा वाली कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, और कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी हो, ये 3 कंपनियां हमेशा ऑडिट किससे कराएंगी? चार्टर्ड। इससे पीछे वाली कंपनी, वो हमेशा ऑडिट, और उसका ऑडिट कौन कर सकता है अगर करवाना हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी और कॉस्ट मैनेजमेंट। इसलिए वो करवा सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। याद रखोगे इस बात को। नोएडा, अखरोट, अखरोट को ही कहते हैं ना, ठीक हो। मेरी कोई अंग्रेजी कोई इतनी अच्छी नहीं है मेरे को, इसलिए हाथ से हम पेपर पेपर पास कर लिया करते हैं। इतनी माड़ी भी नहीं है कहीं आप लोग अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दें इस बात। और तो बात है कि ज्यादा पंजाबी पसंद है, पंजाबी बोलते हैं। और कोई बंदा जितनी मर्जी उर्दू बोल रहा हो, इंग्लिश बोल रहा हो, मेरी कोशिश होती है पंजाबी, और वो भी जल्दी से पंजाबी पे आ जाते हैं। तो इसका फायदा हो जाता है मुझे, क्योंकि पंजाब में बैठे हैं, अपनी जबान से उतनी ही मोहब्बत है जितनी होनी चाहिए। ले बेटा, ये भी पठान बच्चे कुछ इस तरह के बीच में होते हैं जिनको समझ नहीं आती, अदरवाइज शायद मैं पंजाबी में पढ़ता। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। मेरी टीचर मुझे कहती थी कि राणा साहब, जब आप उर्दू बोल रहे होते हैं, उससे भी यही लग रहा होता कि आप पंजाबी ही बोल रहे हैं। बात का तो कुछ चीजें ना तकलीफ देती हैं। हमारा पीसीएससी का कोर्स हुआ करता था 100 घंटे का, मॉड्यूल सी के अंदर। दाऊद साहब, हम सब लोग क्लास फेलो थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर रोज उसका ना बेस्ट प्रेजेंटर अनाउंस हुआ करता था। और दो साहब से पूछ लीजिएगा, और वो हमेशा मैं हुआ करता। एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए थी, मैंने गाँव जाना था। तो मैं मैडम के पास चला गया। मैडम को जाके कहा कि मुझे गाँव जाना है, तो आज की क्लास मैं नहीं अटेंड कर सकूंगा, मुझे जाने दो। उसने कहा कि तो तुम गाँव से हो? मैंने कहा अच्छा। लो भाई, जो क्लास का हमेशा बेस्ट प्रेजेंटर था, वो उसकी थर्ड पोजीशन है क्लास में, जब ओवरऑल रिजल्ट अनाउंस हुआ। वजह क्या थी? मैंने गलती कर दी, मैंने उसको बता दिया मैं गाँव का हूं। तो उसके बाद फिर रहने का डाउनफॉल शुरू हो गया, है? क्योंकि गांव का बंदा ये कैसे हो सकता है कि उसको इतनी इज्जत मिले, है? उस तरह के मान लो कि ए लेवल्स के बच्चों के दरम्यान बैठे हुए। तो ये बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। हर जगह पे कोई बंदा ये सोचे कि बहुत ही ईमानदार लोग बैठे होंगे, चाहे वो आपके उस्ताद भी हों, समटाइम उनसे भी कोई दुख मिल जाता है। उनकी रिस्पेक्ट है जितनी भी, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं कह रहा। लेकिन उसके बाद जो सलूक किया गया, वो वही किया गया जो गाँव वालों के साथ, पेंडू लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन बहरहाल बेटा वापस आओ। कह रहे वॉलंट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वसीम प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखा करना मेरे बच्चे, कंपनी कौन सी है सामने। और फिर मैं कह रहा हूं कि लेड पेंसिल पास हो, और उसको फौरन से लिख लें कि फर्म कौन सी है। WN को ऑडिटर किसका अपॉइंट होने जा रहे हैं? WPL के, इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस। अच्छा, ये है ही नहीं सिनेरियो, मतलब मेरा ख्याल है ये सिनेरियो है नहीं। प्रीवियस ऑडिटर हु वर रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। और उसको उन्होंने क्या कर दिया, उससे उनकी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही रिमूव कर दिया था, उसकी जगह पे इसको अपॉइंट करने जा रहे हैं। यू मे अज्यूम दैट WP हैज कंप्लीटेड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज बिफोर रिमूविंग द प्रीवियस ऑडिटर। पूछना क्या जा रहा है? ये सवाल इतना ही है, और ये यही का है।
इसको देखेंगे मेरे चाहिए इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। फिलहाल तो एक कहानी सुनाई है, उसमें कोई मसले तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तो समझ नहीं आ रहा। चलिए ये पॉइंट देखिए। कहता है कि मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइन योर फर्म एज ए पार्टनर। देख लो, ये आपकी फर्म है और यहाँ पे कौन आया? सादिक। इसने अभी अभी आपको ज्वाइन किया है। कहता है कि he has served on the board of director of Strawberry Limited until 30 जून 2009। यानी कि ये सादिक कहाँ पे था? स्ट्रॉबेरी लिमिटेड में। और कब तक ये वहां पे काम कर रहा था? 30 जून 2009 तक। अच्छा, यहाँ पे ना पेपर की तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये पेपर में कब आया था सवाल? आप तो आज तो हम बैठे हैं 2025 में, तो वो टाइम ड्यूरेशन वगैरह चले, खैर नहीं, अगली तारीख भी उसने दी हुई है, समझ आ रही है। मुझे ये था कि शायद वो बात होता है ना कि ओपन थोड़ा सा पेपर के लिहाज से डिसाइड करें। पिछली तारीख हमने बता दी, 30 जून 2009 तक इसने काम किया वो वहाँ पे। जब भी उनका पेपर हो रहा होगा 13 या 14 के अंदर, तो पता चल जाता है। 3 साल वाला रौला है यहाँ पे, याद है ना? अंटिल 30 जून 2009 एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी। और वहां पे उसने मेरे बच्चे कैसे काम किया है? गवर्नमेंट नॉमिनी के तौर पे। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसएल हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2011, ए शेयर होल्डर हैज प्रपोज्ड द नेम ऑफ योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2012। ये जो ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2012, ये शुरू कहां पे हुआ होगा भला? 1 जुलाई 2011। ये ध्यान रखना। यानी कि इसकी अपॉइंटमेंट जाहिर बात है जब हो रही होगी तो इस साल के लिए हो रही है। तो ये साल कौन सा है? 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012 तक। समझाने की बात कर रहा हूं मैं। लो बेटा, क्योंकि ये ना सोचना कि शायद 30 जून 2012 को वो अपॉइंट हो रहा है या कुछ इस तरह का। कह रहा कि इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसएल हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2011 को एजीएम हुई। उस एजीएम के अंदर शेयर होल्डर ने प्रपोज किया कि अगला साल जो 2012 का है, 30 जून 2012 का, उसमें हम आपकी फर्म को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर लें। तो कमेंट करें, क्या ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं? और ये जो सादिक अभी भी आपकी फर्म में आया, इसने 2009 तक, 30 जून 2009, 10, 11, 12, 3 साल तो गुजर चुके हैं। वैसे भी 3 साल तो गुजर, और यहाँ पे एसोसिएट एसोसिएट वाला नहीं है, शेयर होल्डिंग वाला मामला नहीं है। वहां पे ये नहीं लिखा। अच्छा देखो, जब पहली लाइन आपने पढ़ी थी, वहां पे एक ही लाइन थी, सिंपल थी, अगर कोई बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय आज के दिन के ऊपर हो या पिछले 3 सालों में रहा हो, वो बंदा जाहिर बात है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये जो डायरेक्टर आपने देखना है ये नॉमिनी नहीं होगा, ये फलाना नहीं होगा। कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरफ से अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे वो काम करता रहे, और मेरे बच्चे जब भी वो जाएगा वहां से, तो अगले 3 सालों के लिए वो क्या होगा? वो नाअहल होगा। याद रखोगे? यहाँ पे ये नॉमिनी वाला आपको तंग करने के लिए दिया उसने लफ्ज, कि आप उस चक्कर में पड़ जाए। वो नॉमिनी का तो हमने देखा ना, 2 कंपनी को आपस में एसोसिएट बनाने के लिए, कि नॉमिनी वाला काउंट नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर तो है ना। अगर ये बंदा, अगर तो 3 साल गुजर गए कि नहीं? एजीएम हो रही 31 अगस्त को, और इसने काम कब तक किया था? 30 जून 2009। तो 10, 11, 12, नहीं मेरा ख्याल है कि नहीं खत्म हुआ। 2 साल 3 माह हुआ, क्योंकि ये देखना पड़ेगा और से, क्या 3 साल गुजरेंगे थोड़े हुए? तो अगर नहीं हुए तो मेरे चाहिए ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। याद रखो। तो इंशाल्लाह कल फिलहाल हम इसको खत्म करेंगे। आखिर पे जाके इतने ही मजेदार है मेरे चाहिए पास पेपर। मजेदार तो सिर्फ क्लास की हद तक है, जब यही इसी तरह के सवाल हमें सोचने की नौबत आ गई पेपर के अंदर, वहां पे मजेदार नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या, वो पास पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं इंशाल्लाह। बड़ा सुकून होगा वहां पे ये सारी चीजें करने के बाद। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, जैसा हमने मंडे को रखा हुआ, ताकि उससे पहले हमारे पास पेपर सब कुछ कंप्लीट हो जाए।